भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कच्चे तेलों का आयात करता है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेलों की कीमत में उतार चढ़ाव आते रहता है, जिसके कारण भारत का घरेलू बाजार भी प्रभावित होता है। रूस के द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती करने से भारत पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम रूस द्वारा तेल निर्यात में कटौती करने के फैसलों का अवलोकन करेंगे। भारत पर रूस के इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे भी समझेंगे। साथ ही यह भी देखेंगे कि किन परिस्थितियों में रूस ऐसा कर रहा है। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे होंगे, रूस द्वारा तेल निर्यात में कटौती की जाएगी और यह प्रतिदिन के स्तर पर रूस ने यह फैसला लिया है। उससे पहले आप सबों को आभार कहना है। मैं संस्कृति आईएएस पूरे परिवार के तरफ से आप सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। कारण आप यहां देख ही रहे हैं, क्योंकि हमारा जो संस्कृति आईएएस का यूट्यूब परिवार है वह 2 लाख का हो गया है, 200K का हो गया है और निश्चित तौर पर यह आप सबों के योगदान के बिना संभव नहीं था। हमने अपनी पूरी मेहनत की कि आप तक, आपके लिए जो भी पठन पाठन में गुणवत्तापूर्ण सामग्री हो वो आप तक पहुंचाया जाए और आपने हम पर भरोसा जताया, विश्वास जता करके हमसे जुड़ा। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है, इस तरह से ही हमसे जुड़े रहिए और हम लगातार गुणवत्तापूर्ण सामग्री आपके लिए लाते रहेंगे। अब हम फिर से लौटते हैं अपने चर्चा पर। देखिए, आज का जो यह टॉपिक है पूरी तरह से इसी बात पर निर्भर है कि रूस ने तेल उत्पादन में जो कटौती किया है उसका सीधा असर भारत पर पड़ने वाला है। भारत पर सीधा असर क्यों पड़ेगा, इसके पीछे क्या वजह है, उसको हम डिटेल से देख लेंगे। रसियाज ऑयल प्रोडक्शन कट स्टार्ट टू एट इनटू इंडियाज इंपोर्ट वॉल्यूम्स। रूस अगस्त महीने में तेल उत्पादन में प्रतिदिन 5 लाख बैरल की कटौती करेगा। अब इसको ध्यान से हम देखते हैं और पूरे डिटेल से इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको अच्छे से हम समझ लेते हैं। देखिए, रूस ने सऊदी अरब के तेल उत्पादन में कटौती जारी करने के बाद यह घोषणा की है। भारत जो है सऊदी अरबिया से तेल का निर्यात काफी करता रहता है और इसके अलावा जब से यह यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, भारत रूस के साथ भी तेल का आयात करता रहा है। तो सऊदी अरब ने हाल फिलहाल में भी घोषणा की कि वह अपने तेल उत्पादन में कटौती करेगा। उसके बाद इसे देखते हुए रूस ने भी यह फैसला ले लिया है। इससे पहले सऊदी अरब ने जुलाई महीने में 10 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का उत्पादन घटाने का फैसला किया है। ठीक है, यह प्रतिदिन के हिसाब से तय किया गया है। 10 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का जो कटौती है उत्पादन में वह करेगा और यह अगस्त तक जारी रहेगा। अब रूस ने अगस्त महीने में ऐसा करने का फैसला किया है। अब देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, तेल उत्पादन करने वाले देशों के समूह ओपेक प्लस इसे कहते हैं, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ओपेक प्लस के तेल बाजार को स्थिरता देने के प्रयासों की कोशिश के लिए सऊदी अरब ने यह फैसला लिया। यानी कि जो तेल बाजार है उसके जो प्राइस हैं उसमें स्टेबिलिटी आ सके, इसके लिए सऊदी अरब जो यह फैसला लेता है। और किसके लिए? ओपेक प्लस की बात की जा रही है। अब यहाँ पर देखिए, 2 तरह के कंट्री हैं यहाँ पर संगठन है ओपेक। ओपेक के साथ बहुत सारे कंट्री जुड़े हुए हैं। वे सभी कंट्री जो तेल उत्पादन बड़े स्तर पर करते हैं और दुनिया के बाजार में बेचते हैं। यदि आप देखें यहाँ पर वर्ल्ड मैप को आप देखेंगे, कभी डिटेल से ओपेक और ओपेक प्लस पर हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं आपको इसका हिंट देते चलता हूँ। आपके लिए एक होमवर्क है, आप इसे डिटेल से इसके बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है, अब शुरुआती स्तर पर ओपेक जो है, इसके साथ जैसा कि मैंने बताया कि तेल उत्पादित करने वाले बड़े राष्ट्र जुड़े रहे संगठन के साथ। कुछ राष्ट्र और इच्छा जाहिर किए कि हम जो आपके गाइडलाइंस है, रूल रेगुलेशन है, उसके साथ कदम ताल करना चाहते हैं। तो बाकी जो स्टेट है वह भी कुछ इसके साथ जुड़ा और इसका नाम हो गया ओपेक प्लस। वर्ल्ड मैप की तरफ देखिए, यहाँ पर रेड जो दिखेगा, जिस भी देश का कलर जो है मैप वह रेड से दिखेगा, वह ओपेक कंट्री होगा। और जो ग्रीन से दिखेगा, जैसे रसिया यहाँ ग्रीन से आपको दिख रहा है, वह बाद में शामिल हुआ, यानी कि ओपेक प्लस कंट्री होगा। ठीक है, तो ये सभी कंट्री जो ओपेक प्लस कंट्री हैं, ये सभी कहीं ना कहीं दुनिया भर में कच्चे तेल के उत्पादन का जो नियम कानून है वह निर्धारित करते हैं कि एक दिन में कितना बैरल उत्पादन होना है, इसका प्राइस क्या होगा, किस तरह से किन किन देशों को बेचा जाएगा। जो भी नियम कानून से संबंधित होता है, यही देश जो है इसका निर्धारण करते हैं और इनके फैसले का दुनिया पर काफी प्रभाव भी पड़ता है, व्यापार इससे काफी प्रभावित होता है। अब यहां देखना होगा रूस ने क्यों किया
तेल निर्यात में कटौती का फैसला। आखिर रूस ऐसा क्यों कर रहा है, इसे हम देखेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सऊदी अरबिया ने किया कि ओपेक प्लस कंट्रीज जो हैं उनके लिए एक तरह से यह अच्छी स्थिति हो जाएगी। और यहाँ एक बात यह भी समझना है कि तेल की जो कीमत है उसमें यहाँ पर वृद्धि की पूरी गुंजाइश बन जाएगी, ठीक है। और इससे फायदा किनको होगा, जो ओपेक कंट्री हैं या ओपेक प्लस कंट्री हैं उसको। तो रसिया जब यहां पर कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती करेगा तो उसका प्राइस बढ़ेगा। डिमांड सप्लाई का खेल है, आप ये समझिए, इकोनॉमी पूरा चलता है डिमांड सप्लाई पे, ठीक है। यहां समझिए, मांग ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है कच्चे तेल का वैश्विक बाजार में, लेकिन सप्लाई कम है। तो कौन खरीदेगा उसे, जिसके पास अधिक पैसा होगा, जिसके पास अधिक धन होगा, ठीक है। तो जो अधिक पैसा देगा उसे सप्लाई किया जाएगा ओपेक कंट्री के द्वारा। तो देखिए यहां प्राइस बढ़ गया, ठीक है। इसका सीधा संबंध हो जाएगा प्राइस के बढ़ने से, और यही बातें की जा रही है। तो भारत पर, इसीलिए मैंने पहले कहा कि भारत पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि भारत जो है अपनी ऊर्जा जरूरत का अधिकांशतः कच्चा तेल जो है आयात करता है। अब इस स्थिति में यदि जो सप्लाई है वह कम हो गया, उत्पादन ही कम होगा, तो कच्चे तेल का प्राइस बढ़ेगा, तो भारत की घरेलू बाजार की स्थिति भी बदल जाएगी। संभव है कि मुद्रास्फीति आपको देखने को मिले, महंगाई बढ़ सकती है। रूस के अनुसार उसके द्वारा निर्यात में यह कटौती तेल बाजार को संतुलित रखने के लिए की जा रही है, ऐसा रूस का बयान है। और रूस की कोशिश सऊदी अरब के साथ मिलकर तेल के वैश्विक दामों में वृद्धि करने की है, ठीक है। इससे पहले तेल का जो कच्चा तेल की कीमत है उसमें गिरावट भी दर्ज की गई थी। जब से यूक्रेन रसिया युद्ध हुआ उसके बाद लगातार कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखा गया था। सऊदी अरब के बाद रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक है, यानी कि सऊदी अरब पहले नंबर पे आता है और उसके बाद रूस का नंबर आता है, जो तेल जो है कच्चा तेल निर्यात करता है अन्य देशों को। सऊदी अरब तेल में राजस्व बढ़ाना चाहता है। अब सऊदी अरब राजस्व क्यों बढ़ाना चाहता है इसको भी देखिए, क्योंकि सऊदी अरब के पास एक बड़ा अगर देखें काम तो यही है कि यानी कि दुनिया भर में वह तेल का निर्यात करता है। इसके अलावा सऊदी अरब ने तेल की निर्यात पर अपनी निर्भरता को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए, ऐसा कहना उचित होगा, पर्यटन को भी बढ़ावा दिया है। लेकिन साथ ही पर्यटन को जब आप बढ़ावा देंगे तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, आधारभूत ढांचा आपको मजबूत करना पड़ेगा, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बेहतर करना पड़ेगा। और वह कंट्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहेगी तो बहुत सारी परियोजनाओं को शुरुआत करना होगा, उसे संचालित करना होगा, और उसके लिए अमाउंट भी ज्यादा लगेगा। अब अमाउंट ज्यादा लगेगा तो कहां से लेंगे, तो जाहिर सी बात है आप देखेंगे कि आपके पास स्टॉक में क्या है, और सऊदी अरब के पास क्या है, तेल है। तो जाहिर सी बात है इससे राजस्व कमाना चाहेगी, तो इसके दाम में वृद्धि करेगी। दाम में वृद्धि करने के लिए तेल के उत्पादन में ही कटौती कर दो, ठीक है। तो इस तरह से इंटरलिंक है ये सब चीजें, और रसिया भी यही करना चाहती है। अब रसिया ये क्यों करना चाहती है समझिए। रसिया का जब यूक्रेन रसिया युद्ध हुआ तो उसके बाद से रूस के राजस्व में काफी कमी आई, ठीक है। जो पश्चिमी देश हैं तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए रसिया पे। अब इन प्रतिबंधों के कारण रूस जो है पश्चिमी देश को भी तेल नहीं बेच पाया, तो भारत उस वक्त बहुत खरीदा क्योंकि कम कीमत पे मिल रहा था, ठीक है। लेकिन अब रूस भी चाहता है कि कहीं ना कहीं उसे अधिक मुनाफा हो, उसे अधिक राजस्व की प्राप्ति हो। तो जैसे सऊदी अरब अपनी परियोजनाओं के लिए पैसा चाहता है, उसी तरह रूस चाहता है कि उसका जो राजस्व नुकसान हो रहा है यहाँ पर यूक्रेन के साथ विवाद होने पर उसकी भरपाई वह कहीं न कहीं अपने कच्चे तेल से करना चाहेगा। अब कटौती का प्रभाव क्या पड़ेगा इसे समझना जरूरी है, और जैसा कि मैंने कहा कि कटौती का प्रभाव हमारे लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सऊदी अरब और रूस के फैसले के बाद कच्चे तेल के दामों में 1.6% का उछाल आ चुका है, ठीक है। एक बैरल कच्चे तेल की कीमत $76.6 तक पहुंच चुकी है ऑलरेडी, यानी कि आप देखेंगे 1.6% का ऑलरेडी उछाल आ चुका है, और यह भी शुरुआती स्तर पर है, ध्यान रखना है। क्योंकि यहां पर रूस जो है अगस्त महीने से करना शुरू करेगा, सऊदी अरब जो है अगस्त तक कटौती करने का फैसला लिया है प्रतिदिन, तो इस हिसाब से इसमें बहुत ज्यादा उछाल आने की अभी उम्मीद है। और यदि आप अनुमान से लेकर के चलें तो यह $110 के आसपास तक पहुंच सकता है या इससे भी अधिक हो सकता है। यह आने वाले
वाले कुछ दिनों में सही से पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। तो रसिया और सऊदी अरब ये पहले नंबर का तेल उत्पादक है और ये दूसरे नंबर का है, और यही दोनों जो है अभी मुख्य प्लेयर बाजार में बना हुआ है, और दोनों ने ये फैसला किया कि भैया हम जो तेल का निर्यात करते हैं उसे कम करो। अब उसका कम करने का सीधा प्रभाव हमारे प्यारे भारत पर पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम जो है अपनी ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए वैश्विक बाजार से आयात करते हैं। तेल की कीमतें कम क्यों हुई थी? क्योंकि इससे पहले जैसा कि मैंने कहा कि तेल की कीमत में, कच्चे तेल की कीमत में गिरावट देखा गया था। तो गिरावट क्यों देखा गया था, उस कारणों को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, एक साल पहले कच्चे तेल की कीमत $113 प्रति बैरल थी। आर्थिक सुस्ती, यानी कि बात जो की जा रही थी कि मंदी आ सकती है, और 2023 के साल को मंदी का साल कहा जा रहा था। आप ध्यान होगा आपको कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है अपने यहां से एम्प्लॉय की छटनी भी कर चुकी है, ठीक है। तो इस स्थिति में यह देखा गया कि 2023 जो है आर्थिक सुस्ती को लेकर के आ रहा है। इस स्थिति में कहीं ना कहीं कच्चे तेल की कीमत पर भी इसका प्रभाव पड़ा, और बड़े तेल उत्पादकों की पर्याप्त आपूर्ति के बाद कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आई। उस वक्त जो है जैसे कि सऊदी अरबिया कह सकते हैं या रसिया, क्योंकि यूक्रेन के साथ युद्ध हुआ, वहां रसिया को व्यापार करने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था, तो उसने क्या किया, कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि कर दी, और यहां खरीद करने के लिए इंडिया था ही, चाइना था, टर्की था, ऐसे कंट्री क्या हुए कि रसिया से काफी तेल की खरीदारी कर लिए, आयात किया, तो रसिया को राजस्व की प्राप्ति हुई। उस कंडीशन में क्या होता चला गया, आपूर्ति अधिक हुआ, ठीक है, डिमांड अभी कम है लेकिन आपूर्ति बहुत ज्यादा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो सस्ता हो जाएगा, तो वहां पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आता जाएगा, ठीक है। अब यहां पर एक मैप से समझ लीजिए, क्लोजिंग प्राइस ऑफ ब्रेंट, ओपेक बास्केट एंड WTI क्रूड ऑयल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच वीक, ठीक है, कब से, मार्च 2 से 2020 से लेकर के और जून 26 2023, ये वीकली बताया गया है, और $US पर बैरल का हिसाब क्या है इसे समझ लेते हैं। हम शुरुआती स्तर पर देख लेते हैं। देखिए, मार्च 2020 में आप देखेंगे शुरुआती स्तर पर यहां पर तो 50 के आसपास आपको दिखेगा, और ये कहाँ है, हमने पहले कहा कि $US पर बैरल के हिसाब से यहां पर आप देख पाएंगे, ठीक है, और फिर पर वीक आप देखते चलेंगे, और यहां पर आकर के मई 30 यहां पर आप देखेंगे, या यहां पर आप जून 26 तक ले लीजिए, जून 26 2023 आकर के आपको यहाँ कुछ नजर आएगा ये प्राइस। तो इस जगह पर अगर आप प्राइस को देखें तो तकरीबन 70-80 के आसपास आपको मिल जाएगा $US पर बैरल की कीमत ये हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बाद रूसी कच्चे तेल की कीमत जून में औसतन $55.28 प्रति बैरल थी, जबकि एक साल पहले इसकी कीमत $87.25 प्रति बैरल थी, ठीक है। किस वजह से ये हुआ है, पश्चिमी देशों के प्रतिबंध की वजह से। और पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध क्यों लगाया, चूंकि रूस पर यह आरोप रहा कि आपने यूक्रेन पर युद्ध थोपा है, इस वजह से सऊदी अरब और रूस द्वारा तेल उत्पादन में कटौती के बाद तेल की कीमतों में वृद्धि देखी जाएगी, और यह तय माना जा रहा है। अब देखिए, भारत के संदर्भ में कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां से हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी हो जाएगा। भारत का रूस से तेल आयात कैसे कैसे हुआ, कैसे पिछले एक साल में बहुत वृद्धि हुई इस आयात में, उसे देखते हैं। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से भारत का रूस से तेल आयात बढ़ता चला गया। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण रूस से यूरोप में तेल आयात सीमित कर दिया, यानी कि पश्चिमी जो वेस्टर्न कंट्री हैं उन्होंने रूस से तेल नहीं खरीदा। भारत के पास एक मौका था, जैसा कि मैंने पहले कहा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरत के लिए तेल आयात करता है, तो भारत के पास मौका लगा कि चलिए आपने प्रतिबंध रसिया पे लगाया, रसिया को अभी मजबूरी है, उसे बेचना ही है, पश्चिमी देश नहीं ले रहे हैं, तो क्यों ना हम ले लें, हमें सस्ते कीमत पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ ऑयल फ्रॉम रसिया, इस दौरान कौन कौन से कंट्री रहा जो रसिया से इंपोर्ट किया है। देखिए, बिलियन यूरोज की बात की जा रही है। अब यहां समझिए, चाइना पहले नंबर पे रहा है, और चाइना अपनी जरूरतों के लिए रसिया से 10.93 ये बिलियन यूरोज में आपको ये खरीदता है तेल, ठीक है। अब यहां समझिए, नीदरलैंड दूसरे नंबर पर, इटली, जर्मनी, टर्की, और यहां फिर इंडिया है, और इंडिया का आप देखेंगे यहां पर आंकड़ा 3.05
बिलियन यूरोज यहाँ पर पे किया है रशिया को। इस तरह से बाकी कंट्री भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे में रूस ने भारत समेत कई देशों को सस्ता तेल देना शुरू कर दिया था। कैसे में? यानी कि प्रतिबंध जब पश्चिमी देश के द्वारा लगाया गया तो उसे लगा कि बाकी किस कंट्री को दे, तो भारत सामने आया, चीन सामने आया, टर्की सामने आया, तो रूस ने कम कीमत पर इन देशों को अपना कच्चा तेल देना शुरू किया। भारत को रूस से सस्ता तेल मिल रहा था तो भारत के लिए भी फायदा था, और रशिया को यूक्रेन युद्ध से निपटने के लिए पैसे की जरूरत थी, प्रतिबंध लगा हुआ था, तो रूस के लिए भी फायदेमंद था। तेल जो है सऊदी अरब से भारत को $86 प्रति बैरल मिल रहा है, वहीं रूस से $68 प्रति बैरल मिल रहा है। अब यहां समझिए, ये सऊदी अरबिया से आया तो 86, ठीक है, पर बैरल यहां पर, और यहां पर रूस से आ रहा है तो $68 पर बैरल आ रहा है। तो इतना बड़ा फासला देखने को मिला, काफी सस्ते कीमत पर रूस से हमें तेल मिल रहा था और ये भारत के लिए फायदेमंद था। इसीलिए भारत यहां से लगातार जो है तेल का, कच्चे तेल का इंपोर्ट करता रहा। चलिए, जून में भारत ने रूस से हर दिन, अब देखिए यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जून के महीने में भारत ने रूस से हर दिन 20.17 लाख बैरल कच्चा तेल आयात किया था। भारत ने जून महीने में कुल 40.78 लाख बैरल तेल प्रतिदिन आयात किया था और इसमें रूस की हिस्सेदारी तकरीबन 45% है। तो कह सकते हैं कि तकरीबन, अगर कह लीजिए तो 50% अपनी जरूरत का, और अगर कंक्रीट रूप से कहना चाहते हैं तो अपनी जरूरत का 45% तेल का जो है भारत आयात केवल रूस से करता है जून के महीने में। ठीक है, अब यहां पर एक चार्ट है, इसे देखते हैं। जून महीने में भारत में शीर्ष के तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन कौन रहे, देखिए यहां पर आयात जो है ये यहां पर आंकड़ा दिया गया है 4775.35 kbpd। अब यहां पर देखिए वॉल्यूम को लेकर के बात की गई है और मार्केट शेयर को लेकर के कि किससे कितना % लिया गया है तेल। तो देखिए नंबर 1 पर कौन है, रसिया। कभी यहां पर सऊदी अरब हुआ करता था, इराक हुआ करता था, लेकिन यहां पर आप रूस नंबर 1 पर आपको दिखेगा जून के महीने में। और शेयर अगर आप देखेंगे तो तकरीबन यहां जो है आधे पे, यहां पर 40 के बाद तो 45%, जैसा कि यहां पर कहा भी गया है। ठीक है, और इराक के साथ आप देखेंगे शेयर में तो 10 से भी नीचे आएगा, 8% के आसपास यहां पर आकर के आपको दिखेगा ये मामला। और सऊदी अरबिया के साथ और भी ये नीचे मामला दिखेगा तकरीबन 7% पे। यूएसए के साथ काफी गिरावट आया और इससे यूएसए काफी खफा भी रहा। ठीक है, उम्मीद किया गया कि भारत के साथ अमेरिका का संबंध इससे खराब भी हो सकता है। हालांकि भारत संतुलन के साथ इसमें बढ़ा। अमेरिका ने कई बार इस तरह की कोशिश की कि भारत रसिया से तेल ना खरीदे, लेकिन भारत अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति को अपनाते हुए रसिया से तेल खरीदना जारी रखता है। और अमेरिका के साथ जून के महीने में देखेंगे तो 5% से भी नीचे का हुआ है। और यूएई के साथ अगर देखेंगे तो यह आपको और भी कम नजर आएगा और तकरीबन 4% के आसपास की स्थिति आपको देखेगी। चलिए, भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, चूंकि जून के महीने में यह 45% के आसपास रहा। रूस भारत के पारंपरिक तेल आपूर्तिकर्ता देश जो कि सऊदी अरब है, जिसकी चर्चा हमने पहले की, और फिर इराक है, उससे आगे निकल गया, जैसा कि आप वहां देख भी रहे हैं। चलिए यहां पर एक चार्ट से देखते हैं कि प्रत्येक महीना कितना रहा है, रसिया शेयर कितना रहा है और किस तरह से बढ़ता गया है, यह हमारे लिए इंटरेस्टिंग होगा। बस आप कलर को देखिए और कलर के हिसाब से अंदाजा लगाइए किस तरह से रूस के साथ तेल की जो हमारी खरीदारी है, व्यापार है, वो हमारा बढ़ता चला गया। अगर आप देखेंगे यहाँ पर फरवरी के महीने में, और ये येलो जो है यह इराक को शो करता है, सऊदी अरबिया को ये ब्लू, और रेड आपको रसिया को दिखाता है। ठीक है, तो मैं सिर्फ कलर दिखाता हूं ताकि आपकी समझ यहां विकसित हो सके। इससे देखिए फरवरी के महीने में रसिया से हमने आयात किया ही नहीं है कच्चे तेल का। ठीक है, सऊदी अरबिया और इराक, और लगभग आप देखेंगे तो 50-50 का मामला है या आपको 60-40 का मामला नजर आएगा। मार्च के महीने में यहां रसिया की एंट्री हो जाती है, यहां से देखना है, मार्च के महीने में एंट्री होती है रसिया की, और अप्रैल में जाकर के इसमें और बढ़ोतरी आ जाती है। और यहां पर देखेंगे अप्रैल के महीने में हम इराक से और ज्यादा तेल खरीद रहे हैं। यहां पर कहीं ना कहीं जो सऊदी अरबिया है उसकी हिस्सेदारी कम हो रही है और रसिया का बढ़ रहा है।
मई के महीने में भी यही हाल दिखेगा आपको। इराक की भी हिस्सेदारी कम हो रही है, यहाँ पर सऊदी अरब से भी हमने तेल खरीदना कम कर दिया, और रसिया की जो है, रसिया के साथ तेल का व्यापार उछाल लेता हुआ यहाँ नजर आया है। जून के महीने में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्थिति आपको और भी उलट देखने को मिलेगी, और सऊदी अरबिया के साथ यह स्थिति और भी कम हो जाती है, व्यापार गिरता है। चूंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि सऊदी अरब जो है उस वक्त 86 अमेरिकी डॉलर पर बैरल दे रहा था, और ये रसिया कितना दे रहा था, तो 68। तो जाहिर सी बात है हम रसिया से लेंगे, तो यहां पर आप देखिए रसिया के साथ यह व्यापार का विस्तार और भी होता चला गया है। तो यह एक समझ के लिए आप क्या है, आपकी समझ इससे विकसित होगी। रूसी तेल खरीदकर दूसरे देशों को बेचने में आगे भारत। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, इसीलिए इसे मैंने रखा है कि आप इसे भी जानें। हालांकि एक दूसरे वीडियो में मैं इसे विस्तार से बता भी चुका हूं, लेकिन यहाँ थोड़ी सी हम चर्चा कर लेंगे। भारत क्या करता है ना, जब बहुत सारा तेल आने लगा रसिया से, तो भारत ने क्या किया, और पश्चिमी देश को रूस तेल सप्लाई नहीं कर रहा है, तो वहां पर ऊर्जा संकट हो गया। तो भारत ने कहा कि बॉस ऐसा हम करते हैं कि हम रूस से तेल खरीदते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे देखिए। भारत और कुछ और देश हैं, उन्होंने क्या किया, रूस से तेल खरीद लिया। जैसे कि मान लेते हैं, या इंडिया को उदाहरण में रखते हैं, चाइना भी है इसमें, टर्की भी है, लेकिन यहाँ देखते हैं भारत ने क्या किया, रूस से तेल खरीदा और फिर किसको बेचा, यहाँ पे जो पश्चिमी देश हैं इन्हीं को बेच दिया। ठीक है, रूस से तेल खरीदा, अपने यहाँ रिफाइन किया और इनको ऊंचे दाम पे बेच दिया पश्चिमी देशों को, और यहां से ठीक ठाक इनकम जो है जनरेट कर लिया भारत। ठीक है, इसको लेकर के कुछ रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। देखिए, रूस पर लागू आर्थिक प्रतिबंध को नजरअंदाज करते हुए भारत भारी मात्रा में रूसी तेल आयात कर रहा है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी कि CREA की एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में बहुत दिलचस्प बातें कही गई। उस रिपोर्ट में कहा गया कि 2023 की जो पहली तिमाही है उसमें भारत लॉन्ड्रोमैट कंट्री को लीड कर रहा है। अब लॉन्ड्रोमैट कंट्री क्या है, उसी का कॉन्सेप्ट मैंने यहां समझाया। यानी कि रसिया से प्रतिबंध लगा हुआ है, रसिया से तेल खरीदना, अपने यहां रिफाइन करके पश्चिमी देशों को बेच देना ऊंचे कीमतों पे और मुनाफा कमा लेना। तो ऐसे काम जो भी देश कर रहा है, इस रिपोर्ट ने कहा उसे लॉन्ड्रोमैट कंट्री। इस बात को आप समझ गए हैं। ठीक है, तो भारत, यह रिपोर्ट कह रहा है कि भारत जो है लॉन्ड्रोमैट कंट्री को लीड कर रहा है, यानी कि श्रेष्ठता पर है। यानी कि रूसी तेल खरीदते हैं और इसे रिफाइन कर यूरोपीय प्रतिबंध को दरकिनार करते हुए अन्य देशों को बेच देते हैं, वह भी मुनाफा कमाने के लिए। रूसी तेल को यूरोपीय देशों को बेचने वाले देशों की रिपोर्ट में लॉन्ड्रोमैट कंट्री कहा गया। कौन कौन से देश हैं इसमें शामिल, ये देख लेते हैं। देखिए, इंडिया, जैसा कहा कि रिपोर्ट में कि नंबर 1 है, लीड कर रहा है, तो इंडिया वाकई नंबर 1 है। और यहाँ पर 3.7 मिलियन टन्स जो है इंडिया ने एक्सपोर्ट कर दिया है, इंपोर्ट नहीं, आयात नहीं, निर्यात किया है तेल का। यह इंटरेस्टिंग है। चीन उसके बाद दूसरे नंबर पे है, यहाँ पर 3 मिलियन टन्स के साथ, फिर UAE, फिर सिंगापुर, फिर टर्की। तो ये जो 5 देश हैं, इन्हें लॉन्ड्रोमैट कंट्री कहा गया कि ये रूस से परिस्थिति का फायदा उठाते हुए रूस से तेल खरीदा, अपने यहाँ के रिफाइन कर दिया, फिर उन्हीं देशों को बेच दिया ऊंचे कीमतों पर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि यूरोपीय यूनियन के वो देश जो रूसी तेल पर प्राइस कैप लगाने का समर्थन करते हैं और तय सीमा से ऊपर तेल व्यापार और बीमा पर रोक लगाते हैं, वही देश प्राइस कैप को दरकिनार करते हुए भारत, चीन, तुर्की, US और सिंगापुर से रूस के द्वारा रिफाइंड तेल जो है उसको खरीद रहे हैं। अब यहां समझिए, जैसा कि मैंने कहा कि लॉन्ड्रोमैट कंट्री क्या क्या कर रही है। अब इन देशों ने, यह रिपोर्ट कर रही है कि यूरोपीय यूनियन के वे देश जो रूस पर प्रतिबंध लगाए थे और एक प्राइस कैप तय कर दिया था कि इसके ऊपर का पैसा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यदि लॉन्ड्रोमैट कंट्री रिफाइंड ऑयल बेचती है रसिया का, ठीक है, और उसके लिए एक बीमा कवर कर दिया था। अब लेकिन इन्हीं देशों को, ये जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं, इन्हीं के यहाँ ऊर्जा की संकट आ गई। ठीक है, अब ये खुद के द्वारा जो लागू किया हुआ प्राइस कैप था उसी को दरकिनार कर रहे हैं, और जो रिफाइंड ऑयल था ये लॉन्ड्रोमैट कंट्री के द्वारा उसको प्राइस कैप से ऊपर का पैसा दे करके खुद ही बेचारे खरीद रहे थे। अब प्राइस कैप अलायंस की बात कर लेते हैं, इसे आप शॉर्ट में PCC कहते हैं। देखिए, इस समूह में कौन कौन से देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, EU है, जापान, UK और US।
ये जो है मेंबर्स हैं, इसमें शामिल है। इस समूह में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। इसका उद्देश्य क्या है? रूस के आय के स्रोत को रोकना। और रूस के आय के स्रोत को क्यों रोकना है? तो इसका आरोप वही जो मैंने कहा कि वार थोपने का आरोप है। अब इसके आय के स्रोत को रोकना है तो क्या होगा? तो यहां पर इसके तेल पे प्रतिबंध लगा दीजिए, क्योंकि रूस जो है अपना बड़ा हिस्सा राजस्व का हासिल तेल बेच करके करता है, निर्यात करके। तो इस पे प्रतिबंध लगा दो, प्राइस कैप लगा दो, ताकि ये ऊंचे कीमत पर तेल बेच ना पाए। तो यह स्थिति, ये जो है पीसीसी ऐसा किया। प्राइस कैप क्या है? कुछ देशों के स्वामित्व वाले या बीमाकृत जहाजों द्वारा, ठीक है, किसी तीसरे पक्ष को परिवहन किए गए तेल की अधिकतम कीमत 60 प्रति डॉलर लगाई गई थी, अमेरिकी डॉलर, ठीक है। लेकिन ये जो लैंड्रोमैक कंट्री हैं, ये 60 ये जो डॉलर है इससे ऊपर जाकर के तेल बेच रहे हैं, रिफाइन किया अपने ऊपर। और इन्होंने कहा कि देखिए, यदि आप 60 पर डॉलर से ऊपर देते हैं तो हम नहीं खरीदेंगे। भारत ने कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि हम 90 दे रहे हैं, ठीक है, लेना है तो बोलो, नहीं तो देख लो। ये बेचारे जो यूरोपियन यूनियन के कंट्री थे, इन्होंने कहा कि देखिए, अब हमारे पास कोई गुजारा नहीं है, दे दीजिए, हम खरीद लेते हैं। तो मजबूर होकर के अपने द्वारा लागू किए गए नियम को बेचारे खुद ही खरीदते हुए नजर आए, नियम को तोड़ते हुए नजर आए। देखिए, अब इस पर एक संभावित प्रश्न है, उसे समझ लेते हैं। हाल ही में समाचार पत्रों में रहा समूह प्राइस कैप अलायंस के बारे में विचार कीजिए। यह ऑस्ट्रेलिया, यहां ध्यान देना है। अच्छा, यहां पर जब विचार कीजिए तो सबसे पहले देख लीजिए कि कथन कौन सा सत्य है। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, जवाब आपको देना है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से मैं कीवर्ड आपको बताते चलता हूं। यह ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलकर बना हुआ एक समूह है। आपको बताना है कि यह स्टेटमेंट सही है या गलत है। इस समूह का उद्देश्य की बात की जा रही है, रूस से तय सीमा से ऊपर, ठीक है, तेल व्यापार और बीमा पर रोक लगाना है। ये दो स्टेटमेंट दिया गया है, आपको देखना है कौन सा कथन सत्य है। जो भी कथन सत्य हो, उसके आधार पर जो भी 4 दिए गए विकल्प में से बने, वह विकल्प चुनकर के आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप में से बहुत सारे लोग पिछले प्रश्न का लगातार जवाब दे रहे हैं और मुझे खुशी है कि तकरीबन 95% जो आप स्टूडेंट हैं वह सही जवाब दे देते हैं। इसका मतलब है कि आपकी पठन पाठन जो है बहुत अच्छी चल रही है और हमारा जो ये लेक्चर लाना डिफरेंट टॉपिक्स पे है वह भी सफल हो रहा है। तो इसी तरह से आप लगातार जुड़े रहिए और यदि किसी दूसरे टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप वह भी लिखिए, आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जितने भी पहलुओं पर हमने चर्चा की है वह आपके पठन पाठन को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगा। हम जल्द ही किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।